मेरे पिताजी ओशो की बुक्स पढ़ते थे, मैगजीन्स पढ़ते थे। उनको पढ़ता देखकर मैं भी पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते ओशो ने तो दिल क्या सब कुछ जीत लिया। किंग्स चैम्बर के नीचे मेडिटेशन में बैठा, कोई लगभग 20 मिनट के आसपास के समय में मुझे अपने स्पाइन में मणिपुर चक्र के पास सब कुछ बहता हुआ फील हुआ, और वो बहना इतना स्ट्रांग था कि मैं वहाँ पे बैठ नहीं सकता था आंख बंद करके। मेरे लिए बुद्ध उतने ही, ओशो उतने ही उपलब्ध हैं, प्रत्यक्ष हैं, जितने फिजिकली पतंजलि हैं। नमस्ते। आत्मा की यात्रा की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। यूं तो आत्मा की यात्रा की सारी श्रृंखला बहुत खास है, पर आज विशेषकर मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हमारे साथ वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरी भी यात्रा के आरंभ से अभी तक हर बार जब भी मैं कहीं अटक गई, किसी प्रश्नों से जूझ रही थी, उन्होंने मुझे उत्तर खोजने में पूरी मदद दी। एक चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया, आध्यात्मिक इंसाइक्लोपीडिया, एक MBBS डॉक्टर और एक स्वाध्याय के मास्टर, ऐसे बहुत से नाम हैं। अभी तक आप लोगों ने सबने गैस कर ही लिया होगा। हाँ, आज हमारे साथ दिल्ली के डॉक्टर सौरभ रंजन हैं। डॉक्टर साहब, आत्मा की यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद राधिका जी। तो सौरभ सर, आपकी ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई आध्यात्म की? वो जवाब दूं जो आसानी से समझ में आ सके, या वो जवाब दूं जो वास्तव में है? वास्तव में जो है। जब से सृष्टि की शुरुआत हुई है, तब से मेरी यात्रा भी शुरू हुई। तो यदि मुझे इस प्रश्न को थोड़ा घुमा के पूछना होगा कि इस जन्म में जब आप इस सौरभ रंजन जी के शरीर में आए तब आपकी आध्यात्मिक यात्रा जो है कहाँ से शुरू हुई? मैं बिहार का हूँ और बिहार में मेरे मम्मी पापा पटना के रहने वाले हैं। लेकिन जब मैं तीसरी कक्षा में था तो मेरी मौसी मुझे नाना नानी के घर ले गई, गांव में, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, जो लखीसराय डिस्ट्रिक्ट हो गया। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है संग्रामपुर, वहाँ पे जाना हुआ। मेरे नाना जी ध्यानी हैं, आध्यात्मिक हैं, तो उनके रेगुलर ध्यान करता हुआ देखकर, हर गुरुवार को सत्संग करता देखकर मेरे भीतर भी अध्यात्म के लिए प्यास पैदा हुई। अध्यात्म अच्छी चीज़ है, ध्यान अच्छी चीज़ है, ये मेरे भीतर कंसेप्ट बैठ गया। लेकिन एक्चुअल मेडिटेशन मुझे तब मिला जब मैं 10वीं के बाद, मैं गांव में था, गांव में 10वीं तक ही पढ़ाई के साधन उपलब्ध थे। जब मैं वापस पटना आया अपने मम्मी पापा के पास, तो उस समय मेरे पिताजी ओशो की बुक्स पढ़ते थे, मैगजीन्स पढ़ते थे। उनको पढ़ता देखकर मैं भी पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते ओशो ने तो दिल क्या सब कुछ जीत लिया। और फिर मैंने पापा से पूछा कि ये ओशो का मेडिटेशन सेंटर कहाँ है, मैं जाना चाहता हूँ। उन्हें खुशी खुशी बताया और मैं 11th स्टैंडर्ड में मैं साइकिल चलाता था, साइकिल से पूछता हुआ ओशो मेडिटेशन सेंटर पहुँच गया, जहाँ पर रोज़ सुबह शाम मेडिटेशन होता था। मैं रोज़ सुबह में भी और शाम में भी मेडिटेशन करने जाता था। तो जब मैं 11वीं कक्षा में था, सन 2001, तब से ये ध्यान की यात्रा जारी है। तो ये ओशो प्रेम आपको कहाँ तक लेके गया? आपके सामने तक ले आया है। अच्छा, आज भी ये ओशो प्रेम कायम है? क्या बात है। और क्या क्या करते थे? ध्यान करते थे उस समय, और क्या करना शुरू किया आपने? ओशो के माध्यम से ओशो ने बहुत बोला है, हर विषय पे बोला है। तो मेरे पिताजी ने ओशो की लाइब्रेरी शुरू की। तो अपने दुकान शॉप पर
ओशो के इतने सारे हिंदी में जितने भी बुक्स अवेलेबल हैं वो इजीली मुझे एक्सेसिबल हो गए और मैं 2 बुक 4 बुक ला ला कर उन्हें पढ़ता रहता था और मेरे पिताजी ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया बल्कि सपोर्ट ही किया। 11वीं 12वीं में ही ओशो के मैंने लगभग सारे हिंदी में जो उपलब्ध थे वो मैंने पढ़ा। तो ज़िंदगी में कहते हैं कि पढ़ना एक बहुत ज़रूरी कला है। जब हम पढ़ते हैं तो हमारा ब्रेन, इंटेलेक्चुअल ब्रेन डेवलप होता है। और ओशो की का जो अंदाज है कि वो चीज़ों को जोड़ते भी हैं और तोड़ते भी हैं। अगर आपके भीतर विश्वास है तो उसको तोड़ते हैं और आपको अध्यात्म से जोड़ते हैं। तर्क के वो महारथी हैं, लेकिन फिर आगे यह भी बताते हैं कि तर्कों के आगे भी बहुत कुछ है। ध्यान जो है वो लॉजिकल ब्रेन, इंटेलेक्चुअल ब्रेन से आगे जाना ही है। और जो उस समय पढ़ने की आदत लगी वो आज भी जारी है और मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। ओशो की किताबें आप पढ़ रहे थे, आपकी खोज जारी थी। खोज करते करते आप बहुत जगह भटके, फिर ये भटकाव कहाँ जाके अंत हुआ? राधिका जी, जब 11वीं 12वीं और उसके तुरंत बाद MBBS मेडिकल कॉलेज के इनिशियल ईयर्स, तो उसे खोज कहें कि नहीं कहें, इसमें भी बस एक भीतर से एक डिवाइन पुश था जो मुझे प्रेरित करता था कि हाँ मैं ये करूं। ब्रह्म कुमारी, आर्ट ऑफ लिविंग, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, बहुत सारे जगह पे बस जाता था। ध्यान की प्यास थी, ध्यान को गहरा करने की प्यास थी। जो ओशो के लिटरेचर में पढ़ा कि जो गहरे ध्यान के अनुभव होते हैं, समाधि के अनुभव होते हैं, ओशो ने अपनी एनलाइटनमेंट को डिस्क्राइब किया है कि अस्तित्व के सारे द्वार, सारे खजाने, सारे रिसोर्सेज मेरे लिए खुल गए। तो चेतना की वो अवस्था जहाँ पर आप ब्रह्मांड के साथ एक हैं, वो ध्यान में कब और कैसे उपलब्ध हो, वो बिल्कुल यंग एज में वो प्यास भी नहीं थी, बस एक था, बस मैं कर रहा था। मैं कुछ ढूंढ भी नहीं रहा था क्या मुझे इनलाइटनमेंट चाहिए, समाधि चाहिए। वो बस अच्छा लग रहा था, मन लग रहा था उसमें आपका, और मन जहाँ जहाँ लेकर जाता आप वहाँ चले जाते। मन भी नहीं करना था, बस चल रहा था मैं। कौन सी शक्ति मुझे चला रही है, कैसे मैं फ्लो कर जा रहे हैं रहा, जीवन के साथ, आप बस बह रहे थे, ऐसा कह सकते हैं हम। पिरामिड सोसाइटी से आप कैसे जुड़े? जब मैं MBBS करने के लिए सोलापुर महाराष्ट्र पहुंचा तो उस समय मेरे सारे बैचमेट MBBS के मिलने की खुशी में खुश थे, लेकिन MBBS मेडिकल सीट मिलने, गवर्नमेंट मेडिकल सीट जिसके लिए टफ कंपटीशन होता है, 2 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें 2000-2500 का सिलेक्शन होता है। मुझे उसकी खुशी नहीं थी, लेकिन इस बात का दुख था कि मेरा मेडिटेशन छूट गया। पटना में मैं ओशो मेडिटेशन सेंटर पहुंच जाता था, हर दिन 2 बार, कभी कभी 1 बार, और मेडिटेशन करता था। सोलापुर में वो कोई मौका नहीं है, तो मैं ढूंढ रहा था कहाँ पे ओशो मेडिटेशन सेंटर मिले, नहीं तो कम से कम मेडिटेशन सेंटर मिले। तो उसी दौरान मैंने कई आध्यात्मिक संस्थाओं में जाता रहा, जो भी वहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल थे, रेसिडेंशियल कैंप थे, अटेंड करता रहा। वो प्यास पूरी नहीं हो रही थी। इंटरनेट पर साइबर कैफे में जाके मैं ढूंढता था ओशो मेडिटेशन सेंटर सोलापुर। उन्हीं दिनों इंटरनेट पॉपुलर हो रहा था, तो जो पिरामिड की वेबसाइट है pssmovement.org वो खुल गई, उस पर ओशो का फ़ोटो था, तो एक लगा कि एक सही चीज़ होगी। उसमें वहाँ के जो लोकल पिरामिड मास्टर हैं JC रेड्डी सर, उनका नंबर था, उनको फ़ोन किया।
मैं आपको हंसी वाली बात बताऊं, उन दिनों जब मेरे पास फ़ोन नहीं था, मोबाइल वैसे आ गया था, मेरे कुछ बैचमेट के पास फ़ोन था, लेकिन मैंने अपना पर्सनल मोबाइल 3rd ईयर MBBS में लिया। तो इंटरनेट से नंबर देखकर लिखना वो भी मुझे ठीक से नहीं हुआ। पहला जो मैंने नंबर लेके कॉल किया, कॉइन बॉक्स होता था पहले, वो किसी का नंबर कहीं और लग गया। जो एड्रेस में पहुंचा वहाँ तो दिखाई तो OS नाम तो मिलता है, लेकिन ओशो तो यहाँ नहीं है। थोड़ा सा डिस्करेज होकर आ गया, लेकिन मैं खोजने के लिए डिटरमाइंड था। अगले दिन मैं फिर साइबर कैफे गया, कुछ तो मिस्टेक हुआ है, ओशो मेडिटेशन सेंटर तो है सोलापुर में। फिर GC रेड्डी सर का नंबर मिला, उनको फ़ोन किया और उन्होंने बहुत प्यार से बताया, हाँ मैं मेडिटेशन सिखाता हूँ, आप कल मेरे ऑफिस आइए। मैं उनके ऑफिस गया, उन्होंने मुझे स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन और 2 किताबें दी कि आप संडे को मेरे घर आइए। ओशो के माध्यम से पढ़ने की ललक लग गई थी अध्यात्म को में, तो वो इंग्लिश बुक्स थी, लेकिन फिर भी चूंकि स्पिरिचुअलिटी पढ़ना अच्छा लगता है तो मैंने पढ़ा। तो वो कुछ एक अलग फ्लेवर की चीज़ें थी। उन दिनों मैं उसमें लाइफ आफ्टर लाइफ या आउट ऑफ बॉडी ऐसा कुछ टॉपिक था जो नहीं मैं जानता था, लेकिन हाँ कुछ तो अच्छा तो है। संडे को मैं GC रेड्डी सर के घर पे गया, उन्होंने आनापानसती ध्यान कराया। ओशो भी इस ध्यान को कराते हैं, लेकिन ओशो इसको विपासना बोलते हैं। तो ठीक है, चलो ओशो का कोई ध्यान ही नहीं मिला, ध्यान ही तो मिला, मेरे दिल को एक राहत मिली। मैं घर के हॉस्टल के छत पर बैठकर मेडिटेशन करता था, क्योंकि कमरे में दोस्त आ रहे हैं जा रहे हैं, माहौल नहीं बन पाता था। तो राधिका जी, मैं आपको बताऊं, उन दिनों आई यूज्ड टू क्राई कि आई यूज्ड टू कंप्लेन ओशो कि ये कैसी जगह मुझे भेजा, तुम्हारा मेडिटेशन सेंटर नहीं है तो दिखाओ, नहीं तो बनाओ। और उसका परिणाम शायद डिवाइन ने सुना। प्राइवेट मेडिटेशन सेंटर मेरे हॉस्टल से वॉकिंग डिस्टेंस पे GC रेड्डी सर ने बनवाया और मेरी मेडिटेशन प्रैक्टिस फिर से रिज्यूम हुई। दोस्तों, जो भी आप मन से इच्छा करते हैं, पूरी कायनात लग जाती है आपकी उस इच्छा को पूरी करने में। सौरभ सर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो सर, MBBS की पढ़ाई, आध्यात्मिकता का स्वाद, ध्यान करने जाना, इन सब के लिए समय मिल जाता था? किसको सबसे ज़्यादा समय देते थे आप? राधिका जी, जो चीज़ पसंद होती है उसके लिए हम समय निकाल लेते हैं। आई वॉज ए एवरेज स्टूडेंट बट सिंसियर स्टूडेंट। तो कॉलेज में अटेंडेंस मेरी अच्छी होती थी, इनफैक्ट मैं दोस्तों की प्रॉक्सी लगाया करता था। कॉलेज से आने के बाद फिर मैं मेडिटेशन सेंटर पहुंच जाता था और मेडिटेशन किया करता था। एग्ज़ाम जब आता है तो पढ़ाई ज़्यादा करते हैं, बाकी रेगुलर रूप से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और थोड़ा सा आप सिंसियर हैं तो MBBS को लोग मुश्किल मानते हैं, लेकिन वो उतना मुश्किल है भी नहीं। या फिर कहें डिवाइन का ग्रेस था तो मुझे ज़्यादा मुश्किल हुई नहीं। मेरी मेमोरी अच्छी थी और मुझे अपने बारे में, अपने पढ़ने ऑफ स्टाइल के बारे में समझ में आ गया था, थैंक्स टू मेडिटेशन, कि मुझे लिख कर याद होता है। तो मैं जो चीज़ों को पढ़ता था क्लास में सिंसियरली सुनता था, जब पढ़ता था तो लिख के करता था। तो पढ़ाई के लिए मुझे कभी मेहनत नहीं करनी पड़ी। ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैं MBBS के लिए अधिक समय दूं, ये पढ़ाई मुश्किल है। बस लाइफ एक फ्लो की तरह से बस निकलता चला गया। पिरामिड सोसाइटी के बहुत से अंग हैं, बहुत कुछ है,
करने को, जानने को, बताने को, आप कौन से अंग से सबसे ज़्यादा आकर्षित हुए? सबसे ज़्यादा तो मैं पत्री जी के स्वाध्याय से प्रभावित हुआ, लेकिन उससे पहले बेंगलोर मेगा पिरामिड की एनर्जी, किंग्स चैम्बर के नीचे की एनर्जी, ईयर 2005 जब मैं अपने दोस्त पीयूष जीसी रेड्डी सर के साथ गया था, वो किंग्स चैम्बर जस्ट बनकर तैयार हुआ था, तो बिल्कुल फ्रेशली बिल्ड था, तो ऊपर जाना भी अलाउ नहीं था, उसके नीचे मेडिटेशन में बैठ सकते थे। तो पत्री जी रोज़ सुबह में 2.5 घंटे 3 घंटे का मेडिटेशन तो कराते ही थे। उसके अलावा भी मैं देखता था वहाँ पर लोग कहीं भी ध्यान में बैठे हैं, पिरामिड के अंदर बहुत जगह पर लोग ध्यान में बैठे हैं, घंटों बैठे रहते थे। किंग्स चैम्बर के नीचे एक बार मैं ध्यान करने के लिए बैठा, बुद्ध पूर्णिमा 2005 का ये ओकेजन। तो पिरामिड के नीचे, किंग्स चैम्बर के नीचे, जब किंग्स चैम्बर पिरामिड में जो सेंटर में 1/3 हाइट पे होता है, वहाँ उसके नीचे जब मैं ध्यान करने में बैठा, मेरे साथ एक बहुत विचित्र लेकिन अच्छे अनुभव हुए। ओशो मेडिटेशन सेंटर में इवनिंग सत्संग और दूसरे मेडिटेशन रेसिडेंशियल मेडिटेशन कैंप में 2-3 घंटे ध्यान में बैठने का अभ्यास मेरे जीवन में था, और उसमें पूर्व जन्मों का प्रभाव भी काफ़ी है, जो मुझे काफ़ी बाद में समझ में आया। जब मैं किंग्स चैम्बर के नीचे मेडिटेशन में बैठा, कोई लगभग 20 मिनट के आसपास के समय में मुझे अपने स्पाइन में मणिपुर चक्र के पास कुछ बहता हुआ फील हुआ, और वो बहना इतना स्ट्रांग था कि मैं वहाँ पे बैठ नहीं सकता था आंख बंद करके। मुझे वहाँ से उठना पड़ा। लेकिन भीतर एक चीज़ हुई कि ये जो हम सुनते हैं, बाद में मुझे रियलाइज हुआ, ये कुंडलिनी, ये मणिपुर चक्र सिर्फ पिरामिड के नीचे बैठकर मेडिटेशन करने से इतनी आसानी से एक्टिव हो जाती है। इस बात ने मुझे पुश किया, और जब मैं बेंगलोर से सोलापुर लौट आया, तो वहाँ के मतलब सोलापुर में जो मैं ओशो से प्रार्थना करता था कि मेडिटेशन सेंटर बने, उसी दौरान वहाँ पे जीसी रेड्डी सर ने मेडिटेशन सेंटर खोला, और मैं वहाँ जाकर रोज़ रेगुलर रूप से मेडिटेशन करने लगा। तो मेन अनुभव तो ये पिरामिड का एनर्जी है, और दूसरा पत्री जी का जो स्वभाव, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, और स्वाध्याय करने का। पत्री जी एकमात्र ऐसे गुरु, बहुत ऐसे विरले, सबको पढ़ने को बोलते हैं। तो पढ़ना मुझे ओशो के कारण पसंद आ गया था, और यहाँ पर लिटरेचर मिले जा रहे थे। जो सोलापुर में पिरामिड मेडिटेशन सेंटर था, वहाँ पे एक मनीष बोत्रा पिरामिड मास्टर हैं, उन्होंने जेनरसली लगभग 50 बुक्स डोनेट की हुई थी। तो प्यासे को जैसे पानी मिल जाए तो उसे अच्छा लगता है, एक पढ़ने वाले को अगर बुक्स मिल जाए, तो मैं पढ़ता गया। ध्यानी के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, ध्यान की यात्रा में भी। तो आपके ये ध्यान की यात्रा के सबसे ऊंचा क्षण, जब बहुत गहरे अनुभव हो रहे थे, कौन से थे वो क्षण? पिरामिड बेंगलोर से जब मैं वापस आकर वहाँ पर लोगों को देखा, ध्यानियों को, कि वो लंबे लंबे ध्यान में बैठे रहते हैं, तो उसका प्रभाव और डिवाइन का ग्रेस मेरे भीतर ध्यान को बढ़ाने की प्रेरणा पैदा हुई। ओशो मेडिटेशन सेंटर में जो मैं 2 घंटे 3 घंटे ध्यान में आराम से बैठ लिया करता था, पहले तो मैंने सोचा कि मैं पहले अपनी उस प्रैक्टिस को रीगेन करूं। कॉलेज से आने के बाद हमारा कॉलेज 8 to 5 का होता करता था। 5 बजे के बाद मैं मेडिटेशन सेंटर पहुंच जाता था। शाम में मेडिटेशन करना 2 घंटे 3 घंटे का पहले जब मैंने रीगेन किया, उसके बाद फिर ऐसी भावना आती गई इसको बढ़ाना चाहिए। तो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे ऐसा मैं इसको बढ़ाता गया। अपने पीक टाइम पर 2005 के सेकंड हाफ में 6 से 10 घंटे मैं रेगुलर मेडिटेशन विद रेगुलर लाइफ
कॉलेज जाना, नॉर्मल लाइफ मैंने छोड़ा नहीं, होता रहा। उन दिनों जो अनुभव हुए और उसी में एक 18 घंटे ध्यान में बैठने का भी रहा। कोई पूर्णिमा आ रही थी और भीतर से एक पुश आ रहा था कि 36 घंटे ध्यान में बैठना है, और वो इनर वॉइस इतनी स्ट्रांग थी कि मैं उसे नेगलेक्ट नहीं कर सकता था। उन्हीं दोनों जो भी स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो में हम देखते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, हम एस्ट्रल मास्टर से मिलते हैं, हम उनसे बात करते हैं, पूर्व जन्मों का अनुभव है, संभला का अनुभव है, वो सब उन दिनों हुए। और उसके बाद तो अध्यात्म का खजाना मिल गया। तो शोलापुर से आपकी MBBS की पढ़ाई खत्म हो गई, फिर जीवन आपको दिल्ली की ओर लेके चला। दिल्ली में क्या फिर से खोज करनी पड़ी मेडिटेशन सेंटर की? खजाना मेरे सामने खुल गया था। पूर्व जन्मों के अनुभव जब स्वतः खुलते चले गए, ध्यान में मैंने अपने कई पास्ट लाइफ देखे, और एक पास्ट लाइफ में मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा पहला जन्म नहीं है। मैंने बुद्ध से मैंने ध्यान सीखा है। मेरी सोल जर्नी में बुद्ध मेरे पहले गुरु हैं। वो जो अनुभूति है, वो जो एहसास है, वो इतना नरिशिंग है अपने आप में। उसके बाद जो बाकी है, मेडिकल में हम बोलते हैं लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज, कि शुरुआत में मेडिसिन की थोड़ी ज़्यादा डोज देनी पड़ती है और बाद में फिर मेंटेनेंस डोज से भी वो चलता रहता है ये बात। तो लोडिंग डोज वो मिल गया था, और वही पहले ध्यान में फील हुआ। अब मुझे हर पल ये एहसास होता है कि ये मेरा पहला जन्म नहीं है, ये मेरा पहला जन्म नहीं है जिसमें मैं ध्यान का अभ्यास में कर रहा हूं। कई गुरुओं मुख्यतः बुद्ध से मैंने सीखा है, और भी गुरु मेरी जर्नी में पथ प्रदर्शक रहे हैं। कर्नाटक में गुरु बसवेश्वर हैं, उनका भी शिष्य में रहा हूं। तो आध्यात्मिक खजाने के साथ तो मैं जी रहा हूं। तो खोज तो तब से ही बंद हो गई। खोजना नहीं है, जो मिला वो बांटना है। और ये बांटने की भावना जब मैं ओशो मेडिटेशन सेंटर में था तब से ही थी। जब मैं वहाँ पर देखता था, जब कैंप होते थे, उस परंपरा में आचार्य बोलते हैं, वो ध्यान करवाते थे। तो ध्यान करते हुए मेरे मन में एक सोच चलती थी कि आचार्य जैसा मैं भी बनूंगा, मैं भी ध्यान कराऊंगा। पत्री जी से मिलने से उसमें कैटलिस्ट मिल गया। पत्री जी डे 1 से कहते हैं ध्यान सीखा, ध्यान सिखाओ। पत्री जी ने, कई और मास्टरों ने, जैसे रेड्डी सर ने ध्यान सिखाने के लिए प्रेरित किया। तो 2005 में ही मैं पटना गया था, तो अपनी सिस्टर के स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में पूरे स्कूल को मैंने ध्यान कराया। सोलापुर से पढ़ाई समाप्त करने के बाद आप दिल्ली सर्विस के लिए आए। यहाँ सर्विस के साथ साथ ध्यान की यात्रा किस प्रकार चल रही थी? ध्यान की यात्रा तो कई जन्मों से चल रही है। 2005 में खजाने मिल जाने के बाद खोज तो तब से ही बंद हो गई। सब कुछ तो सहज उपलब्ध है। हाँ, जीवन यात्रा सोलापुर के बाद पीजी के प्रिपरेशन के लिए ज़्यादातर मेरे फ्रेंड्स दिल्ली आते हैं, तो मैं भी दिल्ली आया। जब मैं सोलापुर में था और हिंदी मैगजीन जो हमारी है वो पढ़ा करता था, उसमें एड्रेस होता था इंद्रपुरी दिल्ली। तो उसको पढ़ते हुए लगता था कि आई विल गो देयर वन डे। तो जब मैं दिल्ली आया 2010 में, मैं डायरेक्टली वहीं मैंने लैंड किया, और फिर डिवाइन ने मुझे उसकी जिम्मेदारी भी दी। कुछ साल मैंने वहाँ पर इंद्रपुरी में मेडिटेशन सेंटर मैंने चलाया।
सर, एक मेडिसिन डॉक्टर से एक मेडिटेशन डॉक्टर, नॉन हीलिंग अप्रोच आपकी, ये मार्ग कैसे आपने चुना? कोई भी एक पौधा होता है, उसमें बीज खाद तो लंबे समय से पड़ रहा होता है। बुद्ध ने कहा मैं चिकित्सक हूँ। पतंजलि कहते हैं हमें दवाइयों पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। जो स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ता था उसमें लुई हे को पढ़ा, अफर्मेशन से, पॉजिटिव थिंकिंग से कैंसर भी हील हो जाता है। तो जब मैं ध्यान सिखा रहा था तो मैंने अफर्मेशन के भी कुछ प्रयोग कराए। एक्यूप्रेशर सीखने का मौका मिला, एक्यूप्रेशर की क्लथ थेरेपी मैंने ट्राई की, उससे भी रिमार्केबल रिजल्ट मिले। तो मेडिटेशन से हीलिंग हो रही है, एक्यूप्रेशर से हीलिंग हो रही है, अफर्मेशन से हीलिंग हो रही है। जब ये सभी हीलिंग मोडालिटी से हीलिंग जब हो रही है तो मेडिसिन पर डिपेंड होने की ज़रूरत क्या है? बद्री जी ने मुझे कोई 8-9 साल पहले ही ये बात कही थी कि स्वामी जी आपको फुल टाइम स्पिरिचुअलिटी में आना चाहिए। क्रिएट योर ओन सिस्टम, डोंट कॉपी मी, डोंट कॉपी डॉक्टर न्यूटन। उस समय तो मुझे कुछ बात समझ में नहीं आई कि हाउ आई कैन डू सच ए थिंग। फिर समय के साथ पन्ने खुलते गए और फिर मैं फुल टाइम एनर्जी मेडिसिन और कॉन्शसनेस हीलिंग में शिफ्ट हो गया। पिछले 5 साल से मैं हीलिंग करता हूँ, लेकिन एनर्जी के माध्यम से, कॉन्शसनेस अप्रोच से। और मेरे पास रिमार्केबल इफेक्ट मैंने देखे। जो सर्जिकल केसेस होते हैं, हार्ट होल, वो ठीक हुआ। कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, सर्जरी वाज रिकमेंडेड, लेकिन वो एनर्जी मेडिसिन कॉन्शसनेस हीलिंग का कंबाइंड अप्रोच, मेडिटेशन, एक्यूपंक्चर, अफर्मेशन, सभी डायमेंशन पे काम करना पड़ता है। हेल्थ इज ए मल्टीफैक्टोरियल। हमारे पास 5 कोश हैं, अन्नमय कोश के अलावा प्राणमय कोश और मनोमय कोश, उसमें काम करना पड़ता है। तो जब आई फील एनर्जी मेडिसिन इज बेटर देन एलोपैथी और एनी मेडिसिनल सिस्टम। हम मूल रूप से चेतना है, ऊर्जा है। जो समस्या आई है वो उस लेवल पे आई है। फिजिकल बॉडी के लेवल पे हम काम करते हैं तो समस्या ही ठीक होती नहीं। थोड़े से सिम्टम कम हो जाते हैं, थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, लेकिन जड़ से तो ठीक नहीं होता। सभी हेल्थ कंडीशन को हम एनर्जी अप्रोच से, कॉन्शसनेस अप्रोच से ठीक कर सकते हैं। अगर हार्ट होल ठीक हो सकता है, कैंसर ठीक हो सकता है। मेरे अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस में, पहले मैंने सिर्फ लिटरेचर में पढ़ा, लुई हे, डॉक्टर जो डिस्पेंजा, मेरे पास अपने केस टेस्टिमोनियल हैं। मानवता को, पूरी दुनिया को सीखने की ज़रूरत है हीलिंग के लिए। एनर्जी अप्रोच, कॉन्शसनेस अप्रोच इज द मेन थिंग। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि सौरभ सर का विश्वास ऑल्टरनेट हीलिंग पर, कॉन्शियसनेस पर इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि उन्होंने अपने MBBS के प्रैक्टिस को भी त्याग दिया। वो फुल टाइम एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट की तरह अपना जीवन जी रहे हैं। सर, इस ध्यान की यात्रा में आपको बहुत से गहरे अनुभव हुए। एक बार आपने एस्ट्रल गुरुओं से, संभाला से भी आपका जुड़ाव हुआ, उसके बारे में हमें बताइए। संभला के तो बहुत सारे अनुभव हैं। ध्यान में वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस, जब मैं सोलापुर में ध्यान किया करता था रात में पिरामिड मेडिटेशन सेंटर में, GCD सर वाज वेरी ग्रेशियस। उन्होंने एक मुझे चाबी दी हुई थी, मैं अपनी इच्छा अनुसार वहाँ पर रात में कभी जाकर ध्यान में बैठ सकता था। ध्यान करते करते एक बार मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरी पृथ्वी पर व्याप्त हूँ और जो मेरी जड़ें हैं वो पूरी पृथ्वी पर फैली हुई हैं। एंड आई बेसिकली बिलोंग्स मच हायर
देन अर्थ। और इस अनुभव के साथ साथ धीरे धीरे यह भी बात समझ में आई, आई एम वन ऑफ दोज एंटिटीज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ प्लैनेट अर्थ। ये इतना थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। अभी भी मैं फील करता हूँ तो मैं ऊपर भी अपने आप को फील करता हूँ और नीचे भी फील करता हूँ। एक बार, कई सारे अनुभव हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं ध्यान में बैठा हूँ और मेरे सामने पृथ्वी छोटी सी दिख रही है। पृथ्वी अपने आप में छोटी नहीं हुई है, पृथ्वी तो पृथ्वी के रूप से है। आई एम मच लार्जर, मैग्निफिसेंट देन दिस अर्थ इज लाइक ए स्मॉल बॉल इन फ्रंट ऑफ मी। और मैं टेंडर निगाहों से उसकी तरफ देख रहा हूँ, दैट आई हैव टू टेक केयर ऑफ इट। एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस हुआ ऋषिकेश में, MYDK में। पत्री जी मेडिटेशन करा रहे हैं, मेडिटेशन में मैं बैठा हूँ, पूरा ग्रुप फिजिकली मेडिटेशन कर रहा है। मेडिटेशन करते करते ऐसा लगा कि many celestial beings have arrived and they are blessing the entire group. उनके माध्यम से डिवाइन एनर्जी उस ग्रुप पे बरस रही है, बारिश हो रही है ऊर्जा की। मैं अपने आप को फील कर रहा था कि मैं ध्यान में बैठा हूं। आई फेल्ट आई एम ऑल्सो इन दैट ग्रुप, और मैं ऊपर भी हूं और मैं नीचे भी हूं। मैं उस ब्लेस करने वाले एंटिटीज में भी हूं और मैं नीचे ध्यान में भी बैठा हूं। आई एम नॉट दिस फिजिकल बॉडी ऑफ दिस हाइट। द रियल मी इज सच। उसको कैसे डिस्क्राइब करें, बहुत मुश्किल है उन अनुभवों को बताना, लेकिन उसका मैं कुछ परसेंट बता पाता हूं। और वो भी ऐसा, अगर ऐसा एक भी एक्सपीरियंस हो जाता है ना, जब पहला एक्सपीरियंस जब होगा, तभी इसे जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण ही बदल जाता है। आई एम नॉट दिस जो मुझे आईने में दिखता है, आई एम दैट। और फिर सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस हुए हैं। ये तो मेरी डे टू डे रियलिटी है, जो शुरुआत में ध्यान में फील हुआ। आई फील ऑल द टाइम आई एम वन ऑफ द संभाला मास्टर। हायर कॉन्शियसनेस, हायर डायमेंशन से ज्ञान की बातें जानना, उसे बांटना, समझना, ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और आज आप कहाँ खड़े हैं? जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं। वो तो सब कुछ वही है, लेकिन फिर भी नहीं है भी और नहीं भी। जो शाश्वत है, बस उसका पता चल गया। उन्हीं दिनों जब बेंगलोर पिरामिड्स आने के बाद मैं ध्यान घंटों हो रहा था, मैं कर भी नहीं रहा था। कोई दिव्य शक्ति, कोई दिव्य चेतना मेरे पूर्व जन्म के संस्कार या दिव्य चेतना करा रही थी। मेरे भीतर कोई प्यास भी नहीं थी कि मुझे कोई इनलाइटमेंट पाना है, समाधि पाना। जस्ट आई वाज जस्ट डूइंग। ध्यान करते करते एक बार ऐसे लगा, सम वेरी ब्राइट बीइंग इज सिटिंग बिसाइड मी। तो पहले एक पल तो थोड़ा सा लगा, व्हाट इज दिस। मैं ध्यान से बाहर आ गया। आई रैन टू दिस सर समथिंग इज हैपनिंग, प्लीज कम। तो वो भी ध्यान करने के लिए आके बैठे। फिर उसके बाद फिर वो एक्सपीरियंस उस दिन नहीं हुआ। फिर ऐसे डिवाइन, नॉन फिजिकल डिवाइन बीइंग का प्रेजेंस फील होने लगा। फिर वो जो बीइंग्स हैं उनकी आइडेंटिटी रिवील होने लग गई। ओशो, कबीर, साईं बाबा, स्वामी समर्थ, गुरु नानक, कईयों के दर्शन हुए। और तो और उनसे वार्तालाप शुरू हो गई। बुद्ध से वार्तालाप। बुद्ध से जब दर्शन हुए
तो उधर से मैसेज आया कि मैंने 4 आर्य सत्य तुम्हें बताए। नाउ लिसन 4 गाइडलाइन फॉर यू। नेवर हरी, नेवर वरी, नेवर जज, नेवर वेस्ट टाइम। उन दिनों मुझे उस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी। तब से दूसरों को जज करना छूट गया। अलग अलग मास्टरों से बात करते करते ऐसा हो गया कि किसी भी मास्टर को मैं याद करूं, वो प्रकट हो जाते हैं और बातचीत शुरू हो जाती है। फिर ऐसा हुआ कि मैं वो एहसास दूसरों को भी करा सकता हूं। जो वहां पर सोलापुर मेडिटेशन सेंटर में जो आते थे, मैंने दूसरों के साथ प्रयोग भी किए, लेकिन वो उच्च ऊर्जा के प्रयोग, उच्च चेतना के प्रयोग हुए, कभी नहीं हुए। फिर ऐसा आया कि ये सबके लिए नहीं होता, जिसको ज़रूरत है उसको होता है। और जब कभी ऐसा डिवाइन कमांड आए, ब्रह्मा गया, तो फिर किसी को कराने की, बताने की ज़रूरत है। ये सबके लिए नहीं होता, सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। इस जीवन में यदि मैं आपको कहूँ कि किसी 3 व्यक्ति के प्रति अपनी कृतज्ञता को बयां कीजिए, तो कौन होंगे वो 3 व्यक्ति और क्यों? मेरे पहले गुरु बुद्ध, इस जन्म में पहले गुरु ओशो और पतंजलि जी। चेतना की उच्चतम अवस्था में फिजिकल और नॉन फिजिकल में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। मेरे लिए बुद्ध उतने ही, ओशो उतने ही उपलब्ध हैं, प्रत्यक्ष हैं, जितने फिजिकली पतंजलि जी हैं। हम समय से परे हैं, हम स्थान से परे हैं। मेरा ये प्रश्न पूछना ही कि इस जीवन में कौन से 3 व्यक्ति के लिए आप अपनी कृतज्ञता बयां करना चाहते हैं, ये प्रश्न ही गलत है। मैं महसूस कर पा रही हूँ इस अनंत यात्रा को, अपने अनंत होने का अनुभव। ऐसा लग रहा है कितना सीमित वाक्य मैंने कर पूछ लिया। आत्मा की यात्रा तो अनंत है, लेकिन अभी जो आपने ये शरीर धारण किया है, इस जन्म का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है? इस जन्म का तो, इस जन्म का क्या, मेरे एग्जिस्टेंस का एक ही पर्पस है, जो मेरे गुरु बुद्ध ने देखा, पूरी मानवता का आध्यात्मिकरण। स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ 100% ह्यूमैनिटी। जिसको महायान बुद्धिज्म में कहा गया, बुद्ध ने कहा, मैं तब तक वेट करूंगा जब तक हर एक कोई ध्यानी नहीं बन जाता, बुद्ध नहीं बन जाता। तो बुद्ध क्या, मैं भी वेट करूंगा। मैं भी आपके साथ शायद यही वेट कर रही हूँ सर। आप भी वही हैं, बुद्ध की धर्म संघ से। यही आपका भी लाइफ पर्पस है, लाइफ डिजाइन है, सिर्फ इस जन्म का नहीं, आपके पूरे एग्जिस्टेंस का। हम शाश्वत हैं, इस शरीर, इस मन से परे हैं। सारी दुनिया ध्यानी बनेगी, सारी बातें सत्य है, पर फिर भी चारों ओर एक हाहाकार दिखाई देता है। आज भी कितने मांसाहारी लोग धरती पर हैं। क्या सच में ये दुनिया बदलेगी, या इस दुनिया की सुंदरता इसी में है, कुछ अंधेरा कुछ रोशनी? आध्यात्मिक विज्ञान या सिर्फ विज्ञान को हम देखें, दसवीं कक्षा तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग सब्जेक्ट होता है।
लेकिन जब जाते हैं हाई एजुकेशन में तो बायोफिजिक्स हो जाता है, मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो जाती है। लोअर लेवल पे सेपरेशन होता है, डिवीजन होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है। हायर लेवल पे वो मर्ज हो जाते हैं। हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग हैं। जब तक हम लोअर वाइब्रेशन में होते हैं, कॉन्ट्रास्ट के माध्यम से ही हम अपने आप को जान पाते हैं, सीख पाते हैं। अंधेरा होता है तो ही प्रकाश का पता चलता है इन लोअर डायमेंशन। तो वो भी है, लेकिन जैसे हमारी सनातन सभ्यता में कहा, संस्कृति में कहा जाता है, हमारी सनातन संस्कृति में कहा जाता है लीला है, यह तो शाश्वत लीला है, प्रभु की लीला है। इट्स ए गेम। गेम खेलते हुए जो से ज़्यादा सीरियस हो जाना। छोटे बच्चे लूडो खेलते हैं, चेस खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, और दौरान कुछ हो जाता है तो वो झगड़ भी पड़ते हैं। लेकिन जब बड़े देखते हैं तो ये झगड़े की ज़रूरत ही क्या है? तो झगड़े की ज़रूरत नहीं है। वो उस लेवल तक के लोगों के लिए वो होता है, एक्सपीरियंस है, वो समय के साथ छूट जाता है। तो दुनिया में जो अंधेरा है, जब चेतना का उत्थान हो, जब हम अपनी ध्यान साधना से अपनी हायर नेचर को, भौतिक से पराभौतिक को जब जानते हैं, तो वो चीज़ें छूट जाती हैं। मांसाहार छूट जाता है, जजमेंट करना छूट जाता है, हिंसा छूट जाती है, मैं और मेरा का भाव छूट जाता है। हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। जो इसका स्थूल मतलब है मेटलिस्टिक सेंस में, वो सच है। यह बात समझ में आ जाती है कि मेटलिस्टिक लेवल से, भौतिक तल से तो हम कुछ ले नहीं जा सकते, लेकिन इसका आध्यात्मिक तल जो है वो समझ में आ जाता है। हम खाली हाथ नहीं आए हैं। हम अपने संस्कार, अपने बिलीफ पैटर्न के साथ जन्म लेते हैं, और हम खाली हाथ नहीं जाते। हम जो ध्यान से जीवन को जाने, अपने आप को जाने, वो ज्ञान लेकर, वो प्रोग्रेस लेकर फिर जाते हैं। हर जन्म में हम सीखते हैं। जितना ध्यान में आ जाएं उतना अधिक सीखते हैं, और हम वही करने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को बता रहे हैं सिर्फ जीना नहीं है, जीवन को होश से जीना है, ज्ञान से जीना है। और इसमें फिर जीवन में मज़ा भी आता है, मस्ती भी आती है, आनंद भी है। तो सर, इस जीवन की लीला कौन सी सबसे सुंदर लीला है जो आपने एंजॉय किया? हर पल आनंद है। कई लीलाएं हैं। दोस्तों के साथ अलग मस्ती होती है। स्पिरिचुअल दोस्त, मतलब जो मेडिकल कॉलेज के दोस्त हैं, स्पिरिचुअल कंपनी में एक अलग ढंग की मस्ती होती है। कई तरह की लीलाएं हैं, कई तरह की मस्ती हैं। लाइफ इज़ फन, लाइफ इज़ सेलिब्रेशन। पहले सीरियसनेस छूटता है, हम छोटी छोटी बातों पर सीरियस हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। थर्ड ईयर में 2 साल होता है, थर्ड माइनर और थर्ड पार्ट 1 पार्ट 2। थर्ड ईयर के पार्ट 1 में मैं फेल हो गया। इंटरेस्टिंग बात देखिए, मुझे फेल होने का इतना सा भी गम नहीं हुआ। जिस रूटीन से मैं कॉलेज से आता हूँ 5 बजे, मेडिटेशन सेंटर जाता हूँ, मैं पहुँच गया अपना मेडिटेशन करने के लिए। मेरे जो अच्छे दोस्त थे, दे आर सो कंसर्न, अरे सौरभ फेल हो गया। वो तो सिंसियर था, वो जस्ट थोड़े से मार्क्स, बहुत कम मार्क्स से मैं फेल हुआ। लेकिन जीवन में जो कहते हैं ना कि वो जो आ जाता है सहजता का भाव, जीवन एक खेल है, एक एक्सपीरियंस है। मेरे से ज़्यादा मेरे दोस्त कंसर्न हुए थे कि तुम नॉर्मल कैसे रह सकते हो, फिर से पढ़ो, पढ़ना शुरू करो, एग्ज़ाम का फॉर्म आएगा भरना। थर्ड माइनर में ये स्पेशल प्रोविज़न होता है 4.5 साल के MBBS में, जहाँ पर आप 6 महीने बाद भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिन 2 पेपर में मैं फेल हुआ था, उसका मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया। 6 महीने के बाद मैं उसमें पास कर गया, तो मैं अपने नॉर्मल बैच में ही रहा। 4.5 साल में मैं
ओवरऑल मैं पीछे नहीं हुआ, बस उस 6 महीने में मुझे एक छोटा सा यूनिवर्सिटी लेवल पे फेल होने का एक्सपीरियंस मिला, जो कि नेट चेंज नहीं लाया। डिवाइन का लीला देखिए, फेल होने का एक्सपीरियंस भी होना, लेकिन ऐसा जिससे नेट इफेक्ट कुछ नहीं होता है। सर, आप हर स्तर पर आप चाहते हैं वैज्ञानिक तरीके से लोग समझे, तो हीलिंग में भी क्या आप ऑल्टरनेट हीलिंग में ये एक वैज्ञानिक तरीके से सिखाने के लिए कोई रास्ता आपने बनाया है? बहुत अच्छा सवाल है राधिका जी। पत्री जी से ही मैंने सीखा साइंटिफिक टेम्परामेंट। बुद्ध से मैंने सीखा डोंट बिलीव मी बिकॉज आई एम सेइंग, तुम इसलिए मत मानो क्योंकि मैं कह रहा हूँ, अगर तुम्हारा कॉमन सेंस अलाउ कर से करता है तो मानो। और यही वैज्ञानिकता है, अपने व्यक्तिगत कसौटी पर परखना, कसना। और मैंने भी वही किया। सिर्फ पत्री जी के मिलने से जब पिरामिड मुझे अनुभव हुए तो फिर मैं उसमें जुड़ गया। साइंटिफिक टेम्परामेंट इज़ माई नेचर, और मैं वही सबके भीतर पैदा करना चाहता हूँ। जितनी वैज्ञानिकता आएगी उतनी आध्यात्मिकता भी ज़्यादा समझ में आएगी। विज्ञान में और अध्यात्म में कोई लड़ाई नहीं है जैसा बहुत लोग देखते हैं, बल्कि दोनों वही कर रहे हैं, जीवन को समझने का। बस विज्ञान थोड़ा बाहर से समझता है, अध्यात्म भीतर से समझता है, लेकिन दोनों ही जीवन को जानने का प्रयास कर रहे हैं। साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी या कहें स्पिरिचुअल साइंस, उस पर मेरा बहुत जोर है और इस पर मैं कई सालों से तो काम कर ही रहा हूँ। डॉक्टर जो डिस्पेंजा, डॉसन चर्च, डॉक्टर बर्नी सीगल, डॉक्टर ब्रायन वाइस जो साइंस वे में स्पिरिचुअलिटी को लाते हैं, उन पर उनको मैं ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। और स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ नाम से मैं एक ग्रुप चला रहा हूँ पिछले 15 महीने से, जिसमें हर हफ्ते मैं इंडिया से और अब्रॉड से मेडिकल डॉक्टर या साइंटिस्ट को बुलाता हूँ, उनका इंटरव्यू करता हूँ, उनके माध्यम से साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी जो साइंटिफिक मेथड से परखी हुई है, आजमाई हुई है, क्योंकि आज का युग विज्ञान का युग है। लोगों के जब लॉजिक जब मैच करती हैं बातें लॉजिकली, जो टेस्टेड हैं, वेरीफाइड हैं, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, सिर्फ मान्यता की बात नहीं, करके लोगों ने जाना है, उनको वैसे लोगों को मैं इनवाइट करते रहता हूँ। ये जब प्रोग्राम शुरू किया तो पता नहीं था कि दुनिया में कितने लोग मिलेंगे, और डिवाइन का करिश्मा देखिए कि स्पिरिचुअल साइंटिस्ट मिलते जा रहे हैं। इतने सारे दुनिया में साइंटिफिक वे में स्पिरिचुअल लोग हैं, कारवां चलता जा रहा है। हमें पता नहीं था कि 15 मिनट पहले कि ये 15 मिनट तक हम इसको चला पाएंगे, और डिवाइन जोड़ देता है ऐसे लोगों से। साइंस और स्पिरिचुअलिटी इज़ वन एंड सेम। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आत्मा की यात्रा में आने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। दोस्तों, आज हमारी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई, एक ऐसे व्यक्तित्व को हमने जाना जो इस समय से, इस स्थान से परे हैं, फिर भी इस संसार में रहकर अपनी सारी जिम्मेदारियों को उठाते हुए अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। अ परफेक्ट बुद्धा। आप यूं ही आत्मा की यात्रा को पसंद करते रहिए, पीएमसी हिंदी चैनल देखते रहिए। हम वादा करते हैं हर बार आपके लिए कुछ नया सीखने के लिए होगा, कुछ नया जानने के लिए होगा, आत्मा के विस्तार अवश्य होगा। धन्यवाद।